श्रीलंका के आंदोलन का वो चरम बिंदु जब लाखों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था, आज नेपाल के युवाओं के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। वो तस्वीरें जिसमें आम लोग राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और अगलान उनके बिस्तर पर कूद रहे थे, यह दिखाती हैं कि जनता की शक्ति के सामने सत्ता के बड़े बड़े महल भी रेत के घरौंदे साबित होते हैं। आज काठमांडू का युवा यह जानता है कि अगर श्रीलंका के लोग एक शक्तिशाली राजवंश को उखाड़ फेंक सकते हैं तो वे भी अपने देश के भ्रष्ट कुलीन तंत्र को चुनौती दे सकते हैं। अरागलया उनके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीता जागता सबूत है कि बदलाव संभव है। बांग्लादेश के छात्रों का सबक, अनुशासन और संगठन अगर श्रीलंका प्रेरणा है तो पड़ोसी देश बांग्लादेश एक केस स्टडी है, एक पाठ्यपुस्तक है। बांग्लादेश में 2018 में हुए 2 बड़े छात्र आंदोलनों ने यह साबित कर दिया था कि जेएनजी में सिर्फ आक्रोश ही नहीं बल्कि अद्भुत संगठन क्षमता और अनुशासन भी है। पहला, सड़क सुरक्षा आंदोलन, जिसमें स्कूली बच्चों ने ढाका की सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया था और बड़े बड़े मंत्रियों और अधिकारियों तक के लाइसेंस चेक करके पूरे सिस्टम को शर्मिंदा कर दिया था। और दूसरा, कोटा सुधार आंदोलन, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों ने सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद और अन्यायपूर्ण आरक्षण के खिलाफ एक सफल राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था। आज नेपाल के प्रदर्शनों में हमें बांग्लादेश के उन आंदोलनों की झलक दिखाई दे रही है। यहाँ भी युवा सोशल मीडिया का इस्तेमाल सूचना फैलाने और लोगों को संगठित करने के लिए कर रहे हैं। फेसबुक ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल्स पर लगातार अपडेट्स दिए जा रहे हैं कि कहाँ इकट्ठा होना है, क्या नारे लगाने हैं और पुलिस के साथ किसी भी तरह के टकराव से कैसे बचना है। उन्होंने बांग्लादेश के अनुभव से यह सीखा है कि एक आंदोलन को सफल बनाने के लिए हिंसक होना जरूरी नहीं है। रचनात्मकता, अनुशासन और दृढ़ता कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हथियार हैं। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश से यह कड़वा सबक भी सीखा है कि सत्ता आसानी से हार नहीं मानती और दमन का रास्ता अपना सकती है। इसलिए आज के प्रदर्शनों में शांति बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इंडोनेशिया का अनुभव, एक लंबी लड़ाई के लिए तैयारी। नेपाल का नेपो बेबी ट्रेंड सीधे तौर पर इंडोनेशिया और फिलीपींस के ट्रेंड से प्रेरित है। इंडोनेशिया में भ्रष्टाचार, मिलीभगत और भाई भतीजावाद के एनडी के खिलाफ लड़ाई दशकों पुरानी है और वहाँ के युवाओं ने इस लड़ाई को हमेशा जिंदा रखा है। 1998 की रिफॉर्मासी क्रांति से लेकर 2019 में भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी को कमजोर करने के खिलाफ हुए रिफॉर्मासी डिपरकोसा प्रदर्शनों तक इंडोनेशिया के छात्रों ने बार बार यह साबित किया है कि वे अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडोनेशिया का अनुभव आज नेपाल के युवाओं को यह सिखा रहा है कि यह लड़ाई एक दिन की नहीं है, यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। व्यवस्था में बदलाव लाना एक धीमी और कठिन प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर संघर्ष की जरूरत पड़ती है। आज का यह विशाल प्रदर्शन उस लंबी लड़ाई का पहला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इंडोनेशिया के युवाओं की तरह ही नेपाल की जेएनजी ये समझ रही है कि उन्हें अपने डिजिटल और भौतिक दोनों ही मंचों पर लगातार सक्रिय रहना होगा। उन्हें नए नए रचनात्मक तरीकों से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के मुद्दे को जनता के बीच जिंदा रखना होगा। तो काठमांडू की सड़कों पर आज जो भीड़ जमा हो रही है वह सिर्फ नेपाली युवाओं की भीड़ नहीं है, यह एक वैश्विक चेतना का हिस्सा है। वे कोलंबो से प्रेरणा ले रहे हैं, ढाका से रणनीति सीख रहे हैं और जकार्ता से धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ रहे हैं। यह वैश्विक जुड़ाव ही इस आंदोलन को इसकी असली ताकत दे रहा है और यही बात नेपाल के पुराने राजनीतिक प्रतिष्ठान को सबसे ज़्यादा डरा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मैतीघर मंडाला में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जो सुबह हजारों में थी अब वो संख्या लाखों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। माहौल में एक बिजली सी दौड़ रही है, हर तरफ से युवाओं के जत्थे आ रहे हैं, हाथों में प्ले कार्ड्स, जुबान पर नारे और आंखों में एक बेहतर कल का सपना लिए। यह किसी राजनीतिक दल की बुलाई हुई भाड़े की भीड़ नहीं है, यह एक पीढ़ी का स्वतः स्फूर्त जनसैलाब है जो अपने भविष्य का दावा करने के लिए सड़कों पर उतरा है। यहाँ जो नारे लग रहे हैं वे पारंपरिक राजनीतिक नारों से बहुत अलग हैं। केंद्रीय नारा द फाइनल रिवॉल्यूशन, वी आर पंचिंग अप हर तरफ गूंज रहा है। यह नारा इस पीढ़ी की पूरी मानसिकता को दर्शाता है। अंतिम क्रांति का मतलब है कि वे अब टुकड़ों में सुधार नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं और पंचिंग अप का मतलब है कि वे अपनी कमजोर स्थिति को जानते हैं
लेकिन वे अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन से लड़ने का साहस रखते। यहाँ की रचनात्मकता देखने लायक है। एक बड़े से बैनर पर लिखा है, हमारा रेमिटेंस तुम्हारी अय्याशी के लिए नहीं है। एक लड़की ने अपने प्ले कार्ड पर एक ताबूत और एक लग्जरी बैग की तस्वीर बनाकर बीच में एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यह विजुअल भाषा, यह मीम कल्चर विरोध का एक नया हथियार है जिसे पुरानी पीढ़ी समझ पाने में असमर्थ है। हर स्मार्टफोन यहाँ एक मीडिया हाउस बन चुका है। हजारों युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर VPN के जरिए इस प्रदर्शन को लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, जिससे यह संदेश देश के कोने कोने तक और दुनिया भर में पहुंच रहा है। नेतृत्वहीन आंदोलन, ताकत और कमजोरी का संगम। इस आंदोलन की जो सबसे असाधारण बात अभी तक सामने आ रही है वह है इसका कोई एक चेहरा, कोई एक नेता न होना। यह एक विकेंद्रीकृत आंदोलन है जो पूरी तरह से ऑनलाइन समन्वय पर चल रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार भ्रमित है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किससे बात करे, किसे निशाना बनाए। अगर वे कुछ लोगों को गिरफ्तार करते भी हैं तो उससे आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेतृत्व हर एक प्रदर्शनकारी के हाथ में है। यह रणनीति आंदोलन को राजनीतिक दलों द्वारा हाईजैक किए जाने से भी बचा रही है, लेकिन जैसा कि कई विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं, यह इसकी कमजोरी भी बन सकता है। क्या बिना किसी स्पष्ट नेतृत्व के यह आंदोलन अपनी ऊर्जा को बनाए रख पाएगा? क्या यह सरकार के सामने कोई ठोस मांग पत्र रख पाएगा? यह वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें आने वाले घंटों और दिनों में मिलेगा। फिलहाल यह नेतृत्व विहीन मॉडल एक ताकत के रूप में काम कर रहा है और इसने प्रशासन को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है। इस आंदोलन में 2 बड़े घटनाक्रम हुए हैं जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के जोश को दोगुना कर दिया है। पहला, काठमांडू के बेहद लोकप्रिय मेयर बालेंद्र शाह बालेन ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आयोजकों द्वारा तय की गई 28 वर्ष की आयु सीमा का सम्मान करते हुए व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल नहीं होंगे, और उन्होंने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि वे इस आंदोलन से दूर रहें। यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मेयर का नैतिक समर्थन मिलना आंदोलन को एक बड़ी वैधता प्रदान करता है। दूसरा बड़ा समर्थन आया है कॉरपोरेट जगत से। नेपाल की सबसे बड़ी राइड शेयरिंग कंपनी पठाओ के CEO अस्सी ममान सिंह ने न केवल खुद प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की है, बल्कि उन्होंने सभी युवाओं से सड़कों पर उतरने का आह्वान भी किया है। उनका संदेश साफ है, डिजिटल उपस्थिति महत्वपूर्ण है, लेकिन भौतिक उपस्थिति आवश्यक है। एक सफल युवा उद्यमी का इस तरह खुलकर सामने आना यह दर्शाता है कि यह गुस्सा सिर्फ छात्रों या बेरोजगारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस हर युवा के मन में है जो इस देश में एक बेहतर माहौल चाहता है। काठमांडू से परे की तस्वीरें और यह आग सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं है। अभी पोखरा और धरान से भी तस्वीरें और वीडियो आने शुरू हो गए हैं। वहाँ भी हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं और काठमांडू में हो रहे मुख्य प्रदर्शन के साथ अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। सभी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के बीच समन्वय का काम कर रहे हैं। यह अब सिर्फ एक शहर का आंदोलन नहीं रहा, यह एक राष्ट्रव्यापी युवा विद्रोह का रूप लेता जा रहा है। सरकार के लिए अब इसे नज़रअंदाज करना लगभग नामुमकिन हो गया है। हम इस ऐतिहासिक घटना पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हर पल स्थिति बदल रही है। काठमांडू की सड़कों पर आज जो हो रहा है वह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह एक नई सुबह का आगाज हो सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है और काठमांडू की सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही है, अब बड़ा सवाल यह उठता है कि नेपाल का पुराना स्थापित राजनीतिक वर्ग इस अभूतपूर्व चुनौती का सामना कैसे कर रहा है और आने वाले घंटों में क्या हो सकता है। अभी तक सत्ता के गलियारों में एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी है। यह तूफान से पहले की शांति है या उनकी समझ से परे हो चुकी स्थिति पर उनका मौन है, यह कहना मुश्किल है। हमारे सूत्रों के अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलों के मुख्यालयों में इस वक्त आपातकालीन बैठकें चल रही हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे इस दुश्मन को नहीं जानते। जैसा कि लेखक सुधीर शर्मा ने आज सुबह एक ट्वीट में कहा, पुरानी पीढ़ी के राजनेता और JNG के बीच संवाद का कोई पुल ही नहीं है। वे 2 अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ये राजनेता उस विरोध के आदी हैं जहां नारे लगते हैं, पत्थरबाजी होती है और फिर बंद कमरे में कोई सौदा हो जाता है। लेकिन वे इस मीम आधारित व्यंग्यात्मक और रचनात्मक विरोध का जवाब कैसे दें? वे इस आंदोलन को किसी विदेशी साजिश का हिस्सा बताने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आज के सूचना के युग में ऐसे आरोप हास्यास्पद लगेंगे। वे इसे बलपूर्वक कुचलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेयर बालेन शाह जैसे लोगों के समर्थन के बाद और आंदोलन के शांतिपूर्ण चरित्र को देखते हुए
ऐसा कोई भी कदम सरकार पर ही भारी पड़ेगा और आग को और भड़का देगा। उनकी चुप्पी उनकी कमजोरी और भ्रम को दर्शा रही है। सोशल मीडिया बैन का उनका कदम पहले ही एक आत्मघाती गोल साबित हो चुका है, जिसने वर्चुअल गुस्से को सड़कों पर उतार दिया। अब उनके पास बहुत सीमित और बहुत खराब विकल्प बचे हैं। हमने अभी समाजशास्त्री दीपेश घिमिरे से फोन पर बात की, जो इस प्रदर्शन पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि यह नेपाल के विरोध के इतिहास में एक गेम चेंजर क्षण है। घिमिरे यह भी मानते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस आंदोलन को अद्वितीय बनाता है। यह सिर्फ संगठन का एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह खुद में एक युद्ध का मैदान है। हर लाइव स्ट्रीम, हर वायरल तस्वीर, हर ट्रेंडिंग हैशटैग सत्ता के खिलाफ एक मिसाइल की तरह काम कर रहा है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसके लिए पुरानी पीढ़ी के राजनेता बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आने वाले कुछ घंटों में क्या हो सकता है, तो अब यहाँ से आगे क्या होगा? हम कुछ संभावित परिदृश्यों पर नज़र डाल रहे हैं जो आज शाम तक या आने वाले 1-2 दिनों में सामने आ सकते हैं। परिदृश्य 1, सरकार का संवाद का प्रयास। दबाव में आकर सरकार बातचीत का प्रस्ताव दे सकती है। वह कुछ युवा प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुला सकती है, लेकिन यहाँ नेतृत्व विहीन आंदोलन की चुनौती सामने आएगी। युवा किसकी तरफ से बात करेंगे? क्या वे किसी एक समूह को अपना प्रतिनिधि मानेंगे? परिदृश्य 2, मांगों को आंशिक रूप से मानना। सरकार जनता के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ प्रतीकात्मक कदम उठा सकती है। सबसे पहला और आसान कदम सोशल मीडिया पर से प्रतिबंध हटाना हो सकता है। यह एक तरह से अपनी गलती स्वीकार करने जैसा होगा और इसे प्रदर्शनकारियों की पहली बड़ी जीत के रूप में देखा जाएगा। परिदृश्य 3, इंतजार करो और थका दो, वेट एंड एग्जॉस्ट। सरकार यह रणनीति भी अपना सकती है कि कोई प्रतिक्रिया न दे और इंतजार करे कि प्रदर्शनकारी खुद ही थक कर घर चले जाएं। यह एक जोखिम भरी रणनीति है, क्योंकि अगर भीड़ डटी रही तो सरकार की चुप्पी को उसकी कमजोरी या अहंकार के रूप में देखा जाएगा, जिससे गुस्सा और बढ़ सकता है। परिदृश्य 4, बल प्रयोग का खतरा। हालांकि इसकी संभावना अभी कम लग रही है, लेकिन अगर प्रदर्शन किसी भी तरह से हिंसक होता है या प्रदर्शनकारी संसद जैसी संवेदनशील इमारतों की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस बल प्रयोग कर सकती है। यह सबसे खराब स्थिति होगी और इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। अभी के लिए सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सड़कों पर मौजूद यह भीड़ कितनी देर तक अपनी ऊर्जा और अनुशासन बनाए रखती है। यह आंदोलन नेपाल के लिए एक परीक्षा की घड़ी है, सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि इस नई पीढ़ी के लिए भी। क्या वे इस ऐतिहासिक अवसर को एक ठोस बदलाव में बदल पाएंगे? पूरी दुनिया की नज़रें आज काठमांडू पर टिकी हैं, तो आज सुबह से लेकर अब तक, जब दिन अपने चरम पर है, हमने काठमांडू की सड़कों पर एक पीढ़ी को इतिहास लिखते हुए देखा है। हमने एक डिजिटल चिंगारी को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदलते देखा है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में यह तो अभी शुरू हुई है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह अंतिम क्रांति है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से एक नई शुरुआत है। आज का दिन नेपाल के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ने जा रहा है। जेन जी ने यह साफ कर दिया है कि वे अब मूक दर्शक बने रहने को तैयार नहीं हैं। इस आंदोलन का भविष्य चाहे जो भी हो, एक बात तय है, नेपाल की राजनीति अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। सत्ता के गलियारों को यह संदेश मिल चुका है कि एक नई, जागरूक और निडर पीढ़ी उनसे सवाल पूछने आ गई है। हम इस खबर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। यह एक विकसित होती कहानी है। जैसे ही कोई नया डेवलपमेंट होगा, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी क्षण मिस न करें। काठमांडू से अभी के लिए इतना ही।